हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने इससे पहले की मेरी वीडियो देख ली होगी जो हमने पार्ट नंबर 3 हिस्ट्री का नाजीवाद हिटलर का उदय उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम अपलोड कर चुके हैं। आज ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, अगर हम पहले थोड़ा सा उसकी बात करें कि हिटलर का उदय कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, और हिटलर ने एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा भी उसने दिया था। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करते हैं कि जर्मनी के हिटलर में उदय के क्या कारण थे, तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो वर्साई की संधि। ठीक है, जो वर्साई की संधि हुई थी, सबसे पहला कारण तो वो था। दूसरा, जो वाइमर रिपब्लिक था उसकी कमजोरियां थी। तीसरा, वहाँ पे जो आर्थिक महामंदी आई थी, आर्थिक महामंदी भी एक हिटलर के उदय में एक मेन कारण था। उसमें उसका बेरोजगारी, ठीक है, सर्वहाकरण का भय और नाज़ी प्रोपोगेंडा। ठीक है, और जो आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट, तो ये हिटलर के उदय के मेन कारण थे। ठीक है, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। ठीक है, जो नाज़ी थे उनका पूरे विश्व के बारे में क्या दृष्टिकोण था। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे इस नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। ठीक है, इस नज़रिए से ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारों के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। ठीक है, तो यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी जो सबसे योग्य है वही बचेगा का विचार किसने दिया था। ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, और जो हिटलर था उसकी विचारधारा भी यही थी। इस विचार का मतलब था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को जो वातावरण में जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार खुद को ढाल लेगा वही व्यक्ति पृथ्वी पर जिंदा रहेगा। ठीक है, यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांतों को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा बचेगी और कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ठीक है, यानी कि देखिए जो नाज़ी लोग थे उनकी यही विचारधारा थी। ठीक है, कि जो नस्ल अच्छी है, जो ताकतवर है वो जिंदा बचेगी और जो कमज़ोर नस्ल है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो नाज़ियों को अपनी शुद्धता बनाए रखनी है और ताकत हासिल करनी है जिससे वो पूरी दुनिया पे अपना वर्चस्व कायम कर सके। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबनिज़ाउस या जीवन परिधि की भूराजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मातृ क्षेत्र का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। ठीक है, वो ये सोचता था कि हमारी जो जनसंख्या है उसको बसाने के लिए ज़मीन भी ज़रूरी है, इसलिए दूसरे क्षेत्रों पे कब्जा करना भी ज़रूरी है। ठीक है, जिससे जर्मन राष्ट्र के लिए जो संसाधन है और जो शक्ति है उसको बेहिसाब इकट्ठा किया जा सके। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बनी। ठीक है, देखिए समझ में आया कि जो नाज़ियों का जो विश्व के बारे में जो दृष्टिकोण था वो क्या था। यानी कि वे
जो नार्डिक आर्यों का जो समाज था, ठीक है, उसको सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानते थे, ठीक है। और दूसरा वो जो ये कि जो व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा, ठीक है, वही जिंदा रहेगा, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय समाजवाद का है, ठीक है। और तीसरा यानी कि नस्ली कल्पना लोग, और तीसरा था इसमें सक्षम नेतृत्व, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नासी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। तो नासी कैसा समाज चाहते थे? वो चाहते थे कि इसमें शुद्ध और स्वस्थ जो नार्डिक आर्य हैं, ठीक है, उन्हीं का समाज होना चाहिए। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाजी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाजी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। यानी कि जिन लोगों को वो मानसिक रूप से अयोग्य मानते थे, मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे, उन सभी लोगों के साथ में क्या करते थे? उन सभी लोगों को मौत के घाट में उतार दिया जाता था या उनको मार दिया जाता था। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी अदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल सहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती और उन्हें बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाइयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, इसमें घेटो का मतलब होता है कि किसी समुदाय के लोगों को औरों से अलग थलग करके रखना। ठीक है, तो ये जिस दड़बे में हम किसको रखते थे? दड़बे में जो लोग अलग होते थे उन लोगों को दड़बे में रखा जाता था। सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939-45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। अब हम बात करते हैं नस्ली कल्पना की यूटोपिया। ठीक है, युद्ध के साय में नाथी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनाओं के आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इस इलाके में लाकर रखा जाता था।
पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गेटों और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये देखिए, ये देखो, ये जो दिखा रखा ना गैस चैम्बर है, इस मालगाड़ी से लोगों को ले जाया जाता था। ये देख लो, ये अंतिम समाधान, यानी कि यहाँ पे लोगों को मारने से पहले उन लोगों के जूते वगैरह सब उतार लिए जाते थे। और ये देखिए एक यातना गृह है, इसमें चारों तरफ आप देख सकते हैं जो तारें हैं वो लगी हुई हैं। नाची जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था एक शक्तिशाली नाची समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाची विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। उसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नाचीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों और जिप्सियों के बच्चों को, विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंप दी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युगफोग में दाखिला करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 वर्ष की उम्र में वे लेबर सर्विस, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ी युग लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर युद्ध का नया नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन की नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यानी कि जो नाज़ी जर्मनी में जो युवाओं की स्थिति थी वो कैसी थी? वो कोई, देखिए पहले क्या था कि जर्मन और जो यहूदी बच्चे थे वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, और जो जिप्सियों और जो शारीरिक रूप से अक्षम होते थे और यहूदियों को स्कूल से भी निकाल दिया गया था। ठीक है, और स्कूली जो पाठ्यक्रम, जो स्कूल के जो किताबें थी उनको फिर से लिखा गया, जहाँ पे जो नस्ली भेदभाव था उसको बढ़ावा दिया गया। जो बच्चे 10 साल की उम्र के थे उनको युगफोग में दाखिला करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था। और 18 साल की उम्र के सभी लड़कों को हिटलर युद्ध की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई थी। उनको बोला गया था कि वे सब किसकी, हिटलर की वो लोग पूजा करें। ठीक है, तो इस तरह से जर्मनी में युवाओं की स्थिति थी। आगे हम बात करते हैं मातृत्व की नाज़ी सोच। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आय रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने
और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया था। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही रही। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। आप ये देखिए, यानी कि उसमें जर्मनी समाज में हिटलर के सामने जो महिलाओं की स्थिति वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, वो सिर्फ ये मानता कि जो महिलाओं का जो काम है, महिलाओं का काम सिर्फ घर गृहस्थी को ही संभालना है। ठीक है, और जो औरतें ज़्यादा बच्चों को जन्म देती थी उनको मेडल भी दिए जाते थे। ठीक है, जो जिनके 4 बच्चे होते थे उनको कांसे का और जिनके 6 बच्चे होते थे उनको चांदी का और किसी के उससे ज़्यादा तो उनको सोने के मेडल वगैरह दिए जाते थे। ठीक है, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उन औरतों के मुंह पे कालिक पोत कर गले में तख्ती लटका पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था। तो अगर हम कहें कि जो हिटलर था उसकी सोच महिलाओं के लिए भी अच्छी नहीं थी और जो हिटलर था वो सिर्फ एक ही किस्म के लोगों को अच्छा मानता था। ठीक है, जबकि इंसानियत के लिए धर्म के नाम पे ये चीज़ बहुत ही उस टाइम पे भी गलत थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रचार की कला। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, ठीक है, यहूदियों के संदर्भ में उन्होंने जो अंतिम समाधान यानी कि उनके हत्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया था। ना तो हत्या नहीं मौत जैसे शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया था, बल्कि उन्होंने जब सामूहिक हत्याओं को क्या बोलते थे, वो विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान। ठीक है, यूथनेजिया विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो लोग विकलांग होते थे उनको मार दिया जाता था तो उनके लिए वो क्या शब्द का इस्तेमाल करते थे, संक्रमण मुक्ति। ठीक है, एक्वेशन खाली कराने का आशय था, लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता। ठीक है, यानी कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर छोड़ दिया जाता था, वहाँ पे वो मर जाते थे तो उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया था, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों, उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। ठीक है, ये बार पूछा जाता है कि द एटर्नल ज्यू क्या थी, तो ये क्या थी, एक सबसे ही कुख्यात ये फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान चोंगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे में काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछुंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नाज़ीवाद का सामाजिक अधिकार आधार पैदा हुआ। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए।
पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही? बहुत सारे लोग नाज़ी शब्द आडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। ये व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। देखिए, अगर कभी किसी के साथ में गलत होता है ना, किसी अपने साथ या किसी का, तो हमेशा गलत का विरोध करना चाहिए। अगर गलत का विरोध नहीं करेंगे तो उसका लोग फिर नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। कई लोग विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी नीमयूलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी समाज में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गैस्टापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो सोशल डेमोक्रेट को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वे मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो। देखिए, आम जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यही आप सोचेंगे कि मेरे साथ तो हुआ नहीं है, किसी और के साथ हो रहा है। लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। ऐसे ही जर्मनी की जनता के साथ में हुआ था। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शॉल्ट बेराड ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, तो थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स के जो लेखक हैं, वो लेखक हैं आपके शॉल्ट बेराड। ठीक है, शॉल्ट ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूह छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली और यहूदी जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेम में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। अब हम बात करते हैं महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियाँ। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी। नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस होलोकॉस्ट भी कहा गया है। यानी कि महाध्वंस होलोकॉस्ट क्या थे, जहाँ जब जो नाज़ी लोग थे, ठीक है, उन सबको इकट्ठा करके सीधे लोगों के सामने उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो वो क्या था आपका होलोकॉस्ट या महाध्वंस। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की ये अदम्य चाह घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुत उन्होंने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है,
तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृतियाँ, लेखों, साहित्य, चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन शाह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया, और उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें हैं जो खामोशी सब कुछ देखते रहे। देखिए, अगर उस टाइम में आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था जो जर्मनी में हो रहा था दुनिया के सामने, तो ये सारी चीज़ें जब युद्ध ख़त्म हो गया और जर्मनी की हार हुई, ठीक है, उसके बाद में दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें आई थी कि जो हिटलर था, हिटलर कितना निर्दयी था, मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक था कि उसने लोगों को, सिर्फ एक ही किस्म के लोगों को अच्छा माना, ठीक है, और बाकी लोगों के साथ में उसने इतना ज़्यादा जुल्म किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने तब आई जब जर्मनी की दूसरे विश्व युद्ध में हार हो गई थी, ठीक है। और बाद में जो हिटलर था, हिटलर को भी बाद में सुसाइड करना पड़ा था, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं तक था, और इस चैप्टर से भी आप लोग को सीखना भी चाहिए। और जो हमारा जो इतिहास है, ठीक है, जो इतिहास है, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता भी है कि अगर कभी किसी के साथ में कुछ भी गलत होता है तो गलत के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके साथ में कुछ गलत हो रहा होगा तो आप वहाँ पे अकेले रहेंगे, कोई आपको बचाने वाला भी नहीं होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा समझाया समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में और बच्चों के साथ भी शेयर करें जिससे भी उन लोगों को भी चीज़ें समझ में आएँ। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।